अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल सॉल्यूशन की, जो कि हम 2D स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन के लिए करेंगे। यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल ले रहे हैं, सो हमें यहाँ पता हो कि स्टेडी स्टेट भी है विच इज़ नॉट टाइम डिपेंडेंट। तो फंक्शन जो आपके पास टेम्परेचर का होगा दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। फर्दरमोर ये अज्यूम किया जाएगा कि इसमें कोई भी हीट जनरेशन नहीं है, एंड यहाँ पर ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लैप्लास इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिफ्यूजन टर्म्स बचेंगी डाबा स्क्वायर की फॉर्म में। सो अकॉर्डिंग टू हीट इक्वेशन विच इज हीट कंडक्शन इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास पहली टर्म नाबला स्क्वायर टी है, और इसके बाद हीट जनरेशन टर्म आती है, देन उसके बाद ट्रांजिएंट टर्म आती है जो टाइम डिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि कोई भी हीट जनरेशन नहीं है, तो क्यूजी भी जीरो हो जाएगा, एंड ट्रांजिएंट टर्म जो है बिकॉज ऑफ स्टेडी स्टेट विच इज नॉट टाइम डिपेंडेंट विल बी इक्वल टू जीरो। अब सिर्फ यहाँ पर नाबला स्क्वायर टी इक्वल्स टू जीरो आएगा विच इज द लैप्लास इक्वेशन, क्योंकि नाबला स्क्वायर या डेल स्क्वायर आप जो जानते हैं दैट इज द डावा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डावा एक्स स्क्वायर एंड प्लस डावा स्क्वायर अपॉन डावा वाई स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर अपॉन डावा जेड स्क्वायर। वी नो दैट कोई वेरिएशन नहीं है जेड कोऑर्डिनेट में, बिकॉज हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को ही कंसीडर किया है 2 डायमेंशनल होने की वजह से। सो हमारे पास ये शॉर्ट हो जाएगा डावा स्क्वायर टी अपॉन डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर टी अपॉन डावा वाई स्क्वायर। और ये हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे एक ऐसा फंक्शन जिससे ये डायमेंशन लेस टेम्परेचर आ जाए। तो हम यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन देखते हैं फॉर वेरी सिंपल केस, इसमें हम होमोजेनिटी देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट फेस और राइट फेस पर और बॉटम फेस पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और सेम है। तो यहाँ पर इसको अगर T1 कंसीडर किया है, और सिर्फ टॉप फेस पर टेम्परेचर है विच इज ऑल्सो कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है T1 से। हो सकता है ऊपर हॉट प्लेट हो, हॉट फेस हो, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो, और साइड्स में टेम्परेचर कम हो, तो हम यहाँ पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। हमारे हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ही देखा जाता है, और हमारा यहाँ बिजनेस ही हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसके अलावा हम यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट भी निकालते हैं। हम देखते हैं कि क्या कूलिंग इफेक्ट है, क्या हीटिंग इफेक्ट है, तो उसका रेट निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर निकालते हैं जिसको हम डायमेंशन लेस टेम्परेचर का नाम देते हैं। ये नॉर्मलाइज्ड टेम्परेचर है दरअसल, और इसमें हम इस तरह से करके T को माइनस करेंगे T1 से, और फिर डिवाइड करेंगे T2 माइनस T1 से। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर्स में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये T1 इसमें पुट किया है, तो T1 माइनस T1 जीरो हो गया, इसमें भी आपके पास जीरो आएगा, इसमें भी आपके पास जीरो आएगा। लेकिन जब आप T2 माइनस T1 करेंगे डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, तो ये आपके पास टॉप फेस मैक्सिमम वैल्यू की होगी। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम 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 फेसेस आपके पास जीरो पर हैं, जो कि होमोजेनिटी बनाते हैं, सिमिलैरिटी है ना। और यहाँ पर आपके पास टॉप फेस है जो कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहे हैं, जो कि नॉन होमोजेनस है, लेकिन एक के नॉन होमोजेनिटी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम होमोजेनियस इक्वेशंस में सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखा जाएगा कि क्या इक्वेशंस हमारे पास होमोजेनस हैं, क्योंकि आपके पास तो अब 2 वेरिएबल्स आ गए, और 2 वेरिएबल्स में पार्शियल डिफरेंशियल जब अप्लाई होते हैं तो हमारे पास देखा जाता है कि क्या आपके पास राइट हैंड साइड जीरो है या कोई फंक्शन तो नहीं है ऐसा। तो आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड भी जीरो है। मजे की बात यह है कि आपके पास यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं डिफरेंशियल्स के, वहां पर कोई फंक्शन इसके अलावा नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो आप यहाँ इस्तेमाल करें विच इज टी एक्चुअली ना। तो अगर यहाँ पर टी लिखा होता तो ये नॉन लीनियर हो जाता। अब यहाँ पर टी नहीं लिखा हुआ, कोई और फंक्शन नहीं लिखा हुआ जो कि इसके अंदर डिफरेंशियल के अंदर मौजूद है, तो हमारे पास ये लीनियर भी है और होमोजेनियस भी है। तो हम लीनियर और होमोजेनियस इक्वेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके जनरल सॉल्यूशन मौजूद हैं। ये हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज ऑफ द 2 वेरिएबल्स एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हमने कंसीडर किया है 2 डायमेंशंस की वजह से लीनियरिटी और होमोजेनिटी रखते हैं इक्वेशंस में, सो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाउंड्री कंडीशंस आपके पास डिफरेंट होती, आपके पास होमोजेनिटी ना होती, या तो 3 होमोजेनस हैं और एक सिर्फ बाउंड्री कंडीशन है जो कि नॉन होमोजेनस है, तो हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। अगर यहाँ पर डिफरेंट वॉल्स भी डिफरेंट टेम्परेचर्स रखती, तो फिर हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करके इसको टुकड़ों में तोड़ देते और हर वॉल को सॉल्व करते।
जो कि अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम सिंपली इसको रखते हैं, सिर्फ एक वॉल को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखेंगे और इसको हम नॉर्मलाइज कर देंगे, यानी 3 जीरो वैल्यूज की मिनिमम और मैक्सिमम आपके पास एक टॉप वॉल है। फर्दरमोर आप ये जानते हैं कि नॉर्मलाइज जो आपने किया है वो दरअसल यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर से ही सब्ट्रैक्ट और डिवाइड किया है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा वो इस तरह से फंक्शन बना सकते हैं। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो वापस आपके पास टावर स्क्वायर टी आ जाएगा। सो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए हम ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मलाइज फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि लेफ्ट वॉल, बॉटम वॉल और राइट वॉल पर जो टेम्परेचर था वो हमने कांस्टेंट लिया था, और बाउंड्री कंडीशन में हम यही देखते हैं कि कौन से डिस्टेंस पर है। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट वॉल पर जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो तो y के लिहाज से बढ़ सकती हैं, लेकिन x पर 0 है। और इसी तरह से बॉटम में हमारे पास x के लिहाज से इंक्रीमेंट आ सकता है, लेकिन y 0 है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि टेम्परेचर हमने T1 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 लिया था, कांस्टेंट था, और सेम है यहाँ पर तीनों बाउंड्री कंडीशंस में। तो हम इनको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया t माइनस टी वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन, और इसमें हम थीटा देखेंगे कि तीनों वॉल पर 0 आ सकता है क्योंकि ये सेम है। और सिर्फ एक वॉल जो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, रेंज निकालेंगे उसकी T2 माइनस T1 करके, तो हम यहाँ पर इसको मैक्सिमम कह सकते हैं। सो मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होंगी। डिफरेंशियल इक्वेशंस जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट्स आते हैं इंटीग्रल्स के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 2 दफा होगी बिकॉज जो डिफरेंशिएशन है दैट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट्स निकालेंगे और कांस्टेंट्स के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें कि हम जानते हैं कि इक्वेशंस होमोजेनियस हैं, तो हम यहाँ पर सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास जितनी होती हैं वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स की हैं, तो 2 यहाँ पर टर्म्स बन रही हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इस लिहाज से बाउंड्री कंडीशंस भी ज्यादा चाहिए होती हैं। होमोजेनियस इक्वेशन में ये एक मजे की बात है कि हम एक मेथड अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जिसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो वो जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट की जा सकती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर उसके हमारे पास जनरल सोल्यूशन मौजूद है। सो यहाँ पर जब हम 2D लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्मलाइज की जा चुकी है, हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि x और y के जो टेम्परेचर के फंक्शन हैं वो सेपरेबल हैं, उनके फैक्टर्स बन सकते हैं क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन में यही अच्छी बात है, ये मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा चुका है। और हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की इतनी बात नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स को एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट्स हम हीट ट्रांसफर के रख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो आपके पास टेम्परेचर का फंक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन x एंड y कोऑर्डिनेट्स। सो x और y के फंक्शन के लिहाज से इनको सेपरेट कर दें और वो दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस तरह से हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अगर चेक करें तो आप जानते हैं कि जो डिफरेंशिएट हो रहा है x के लिहाज से वो सिर्फ x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करता है। सो y का जो फंक्शन है वो एज अ कांस्टेंट माना जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसी तरह से सिमिलरली जो y डिफरेंशिएट कर रहा है उसमें x बाहर आ जाता है। सो हम यहाँ जानते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल है तो डबल डैश लगा दिया जाएगा, और इस तरह से हम सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को। यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन आएगा एक साइड पे, और फिर हम जब डिवाइड कर देंगे वेरिएबल को डिफरेंशियल से, सो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं x के x डिफरेंशियल के साथ और y के y डिफरेंशियल के साथ। ये रेशियो बनेगा जो कि होमोजेनियस इक्वेशंस में पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। यहाँ पर एक तो सिमेट्री ज्योमेट्री के लिहाज से होती है, यानी आपके पास यहाँ पर जो मिड प्लेन है वहां से लिया जाए, यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस जो होते हैं वो सिमिलर है। और इसी तरह से टेम्परेचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी सिमिलर होता है। इसमें जो आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री भी पाई जाती है और थर्मल सिमेट्री भी पाई जाती है। टेम्परेचर भी देखा जाता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट होता है।
जितना आप यहाँ पर फॉरवर्ड जाएंगे मिड प्लेन से और जैसे आप बैकवर्ड जाएंगे तो सिमिलर प्रोफाइल्स आती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब आप किसी हॉट प्लेट को रखते हैं किसी लोअर टेम्परेचर के पास तो कूल डाउन होता है, मतलब टेम्परेचर प्रोफाइल डिके होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट फेस और राइट फेस पर तो टेम्परेचर का कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, तो हीट ट्रांसफर आपका इस साइड पर नहीं होगा, आपके पास डिके जो है वो एक्स डायरेक्शन में नहीं पाया जाएगा। तो क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ डिके आपका ड्यू टू टॉप वॉल हीट ट्रांसफर आपके पास इस तरह से होगा वाई डायरेक्शन में। लेकिन आपके पास ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी क्योंकि आपके पास तो तीनों बाउंड्रीज पर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मेजॉरिटी टेम्परेचर प्रोफाइल होगी डिके वाई डायरेक्शन में होगी। एक्स डायरेक्शन में आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी चलता चला जाता है, ठीक है, उसको आगे लेके जाता है। और ये हम पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन साइन थीटा और कॉस थीटा की मदद से कर सकते हैं। जबकि आप जो डिके देखते हैं वो एक्सपोनेंशियल डिके होता है, इसके लिए हम एक्सपोनेंट की पावर माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखा जाएगा कि रेशियोज जो हैं वो तो डिफरेंशियल्स के वेरिएबल के साथ सेम हैं, कांस्टेंट अज्यूम किए जा सकते हैं क्योंकि वेरिएबल सेपरेट किए जा चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का साइन अब किसके साथ लगाना है। ये माइनस का साइन या तो एक्स के साथ लग सकता है या माइनस का साइन वाई के साथ लग सकता है। आपके पास जो लैम्डा स्क्वायर है उसको सेपरेबल कांस्टेंट कहते हैं जो कोई आइगन वैल्यूज निकालता है। लीनियराइजेशन जब की जाती है मैट्रिसेस की तो आप इसमें इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर मॉडल जो कर रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस को और एनालिटिकल सॉल्यूशंस उनका जो निकाल रहे हैं वो एक अजम्पशन के साथ कर रहे हैं कि वो होमोजेनियस हैं, लीनियर हैं। और यहाँ पर हमें इसमें फिजिक्स जो देखनी है वो ये है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल डिके देखा जाएगा फ्रॉम द टॉप, और जो आपके पास पीरियोडिसिटी है यानी यहाँ पर जो वैल्यूज सिमेट्री बना रही हैं वो अलोंग एक्स प्रोफाइल है। देख रहे हैं ना, एक्स की तरफ आपके पास है। आपके पास जो थर्मल सिमेट्री है वो वाई से नहीं है बल्कि एक्स के अलोंग है। सो हम यहाँ पर इसीलिए माइनस साइन एक्स फंक्शन के साथ लगाते हैं, और इसकी एक वजह है क्योंकि जब आप जर्नल सोल्यूशन निकालेंगे तो एक आपके पास साइन थीटा के लिहाज से कॉस थीटा के लिहाज से बनेगा और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, यानी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो आप ये जानते हैं ना कि वाई डायरेक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए और एक्स डायरेक्शन में आपके पास साइनोसॉइडल फंक्शन होना चाहिए क्योंकि पीरियोडिसिटी है ना, सिमेट्री की वजह से। सो हम ये स्क्वायर इसलिए लगाते हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और जनरल सॉल्यूशन में इसमें लैम्डा स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाता है। और जनरल सॉल्यूशन अगर इसका देखा जाए तो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, इसमें हमारे पास ये एक्स के साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो ये उधर जाके आपके पास अरेंज करेंगे तो प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इसी तरह से इसका जनरल सॉल्यूशन जो निकाला जाता है ड्यू टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये आप डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल भी सकते हैं जो कि आपके पास डी की वैल्यू होती है, अगर वो लेस देन जीरो हो तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं और यहाँ पर लेस देन जीरो आएगी। ये हमें एक पीरियोडिक फंक्शन देते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें अब C1 और C2 कांस्टेंट आया है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स हैं ये, और ये क्यों आए हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर का था। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर y को अरेंज करें तो हमारे पास माइनस लैम्डा स्क्वायर y आएगा और इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं बल्कि रियल रूट्स होते हैं जो कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताते हैं। अब यहाँ पर भी दो दफा डिफरेंशिएट हुआ था तो हम इंटीग्रेट करेंगे दो दफा, सो हमारे पास C3 और C4 कांस्टेंट्स आएंगे। तो चार बाउंड्री कंडीशंस इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आपके पास कांस्टेंट्स यहाँ पर चार हैं। और इसमें देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जनरल सॉल्यूशन में और ये इसकी सही फिजिक्स बनाते हैं। अगर आप इसमें माइनस इस साइड पर नहीं बल्कि इस साइड पर लगा देते तो आपके पास यहाँ पर रूट्स कॉम्प्लेक्स आते और फिर y में पीरियोडिसिटी होती जो कि नहीं पाई जाती। सिमेट्री तो y के अलोंग नहीं है, x के अलोंग है। हम यहाँ पर x का और y का जनरल सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करें अगर तो हमारे पास x जो है थर्मल सिमेट्री रखता है, इसमें आपके पास साइनोसॉइडल फंक्शन है और आपके पास y में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले हम यहाँ पर लेफ्ट वॉल की कंडीशन अगर लगाएं विच इज एट x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास यहाँ थीटा इक्वल्स टू 0 है। इसको अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू भी 0 और थीटा की भी 0 कर देते हैं तो हमारे पास cos 0 तो 1 होता है, sin 0 0 होता है।
तो इससे हम देख सकते हैं कि C2 वाली टर्म 0 हो गई जबकि C1 वाली टर्म रह गई। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पता चल गया कि जो cos थीटा है यानी cos लैम्डा x वो इतना यूजफुल नहीं है, असल में पीरियोडिसिटी साइन की वजह से आ रही है। तो बाकी हमारे पास यहाँ पर जो y की वैल्यूज हैं वो तो वही रहेंगी क्योंकि इसमें y में वेरिएशन आ रही है। और हम यहाँ पर जब वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको अलग नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसको करना चाहें तो ये आपके पास अलग फैक्टर होगा विच इज इक्वल टू 0 और ये अलग फैक्टर होगा, लेकिन ये सॉल्वेबल नहीं है। C1 जो है आपके पास 0 आ गया, दैट इज अवर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जिससे हमने कांस्टेंट निकाला है। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पर अब बॉटम वॉल लेंगे क्योंकि 0 पर ले रहे हैं, राइट वॉल अभी नहीं कर रहे। तो बॉटम वॉल में हमारे पास y इक्वल्स टू 0 है जबकि x वेरी कर रहा है और थीटा 0 है इस वॉल पर। अब हम जानते हैं कि C1 0 है तो वो तो पहले ही पुट कर दें। C2 हमारे पास रहेगा साइन लैम्डा x। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा x लिखा है ना, लैम्डा स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि जनरल सोल्यूशन में जो सेकंड ऑर्डर का आता है वहां पर आपके पास लैम्डा आ जाता है। और यहाँ पर y की वैल्यू हम 0 0 पुट कर दें तो आपके पास e की पावर 0 एक्सपोनेंट की पावर 0 1 होता है और C3 प्लस C4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि C2 साइन लैम्डा x है, इसको आप इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, और एक C3 प्लस C4 है, इसको आप 0 कर सकते हैं। तो अब आपके पास चॉइस है कि दोनों को आप 0 अगर अलग अलग कर दें तो C2 भी तो 0 आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर C2 भी 0 कर दिया और C1 भी 0 कर दिया तो फिर तो फंक्शन x का पूरा 0 हो जाएगा ना, और जब फंक्शन x का 0 हो जाएगा तो कॉम्बिनेशन भी पूरी 0 हो जाएगी। तो ये हमारे लिए मसला हो गया कि आपके पास तो 1 आ ही नहीं सकता, आपके पास तो थीटा 0 ही होगा हमेशा। तो थीटा 1 के लिए हम यहाँ पर C2 को 0 नहीं करेंगे, इस तरह से अगर कर दिया तो फिजिक्स गलत हो जाएगी। तो C3 प्लस C4 आपके पास 0 हो जाएगा। तो C3 प्लस C4 इक्वल्स टू 0 कंसीडर करेंगे और C3 इक्वल्स टू माइनस C4, ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन से कॉन्स्टेंट्स आ गए। अब बात करते हैं राइट वॉल की, जहां पर एक और होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन है विच इज एट x इक्वल्स टू l। यहाँ पर प्लेट हमने जो ली है ना, इसमें ये इसकी चौड़ाई और लंबाई अलग अलग ली है। ये हम चौड़ाई जो ले रहे हैं विच इज l इन x डायरेक्शन और फिर उसकी ऊंचाई जो है वो w ले रहे हैं इन y डायरेक्शन। सो राइट वॉल पर जहां पर x इक्वल टू l होगा तो यहाँ पर भी थीटा 0 है लेकिन y की वैल्यू वेरी कर रही है, तो ये सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि C3 इज इक्वल टू माइनस C4 ना, या C4 इज इक्वल टू माइनस C3। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास C3 कॉमन लिया जा सकता है और ये टर्म माइनस हो जाएगी। और हम ये जानते हैं कि ये एक फंक्शन बनाता है साइन हाइपरबोलिक का अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दें, और आपके पास कॉस हाइपरबोलिक में अगर प्लस आ जाए बीच में तो ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन बनता है। सो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम ये जानते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2C3 एक कंबाइंड कांस्टेंट है, इसको हम एक ही कांस्टेंट मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो साइन लैम्डा l है और एक साइन हाइपरबोलिक लैम्डा y है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक लैम्डा y को इक्वल्स टू 0 अगर कर दे तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए, या तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट यहाँ पर लैम्डा भी है, सेपरेबल कांस्टेंट। हम यहाँ पर साइन लैम्डा एल से अगर सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि साइन लैम्डा एल इक्वल्स टू 0 उसी सूरत में होगा जब साइन लैम्डा एल 0 होगा, साइन के अंदर जो लैम्डा एल है वो पाए हो जाएगा या लैम्डा एल 2 पाए हो जाएगा एंड सो ऑन। पीरियोडिक फंक्शन है तो इसमें यहाँ पर ये चलता रहेगा। तो इसके बहुत सारे रूट्स हैं, तो हम इसको आइगन वैल्यू कह सकते हैं लैम्डा एन को, जो कि बहुत सारे रूट्स बनाते हैं, एंड लैम्डा एल इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। अगर एन 0 है तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा और साइन 0 0 होता है, और फिर 1 है तो आपके पास पाई का साइन होता है 0, 2 है तो 2 पाई का साइन 0, इसी तरह से सो ऑन। पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर हम 0 नहीं लेंगे एन की वैल्यू, हम स्टार्ट ही 1 से करेंगे। 0 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अगर 0 कर देते हैं तो फिर तो आपके पास जो वैल्यू इसमें आ रही होगी, अगर वेरिएबिलिटी है, अगर इसमें वेरिएशन है,
अब आगे जाके देखते हैं कि हमारे पास इसमें जो लैम्डा एल है उसको जब सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एन पाई अपॉन एल आएगा। वो एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा और वाई के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर देखें ना लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपके पास एक्स के साथ भी वेरिएशन आ रही है, वाई के साथ भी वेरिएशन आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अंदर एंगल की वैल्यू है जिसको हम रेडियंस में निकालेंगे, वो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई के लिए चेंज हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उसमें जीरो ही पुट कर दें एन की जगह, तो वो तो वैल्यू ही चेंज नहीं हो सकती। उसमें एन की वैल्यू जीरो करने पर हर जगह जीरो ही आएगा, तो उस टर्म का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे कि इसमें किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ना आपके पास लैम्डा की जगह, जो कि अब लैम्डा एन है, आइगन वैल्यूज हैं, तो आइगन वैल्यूज बहुत सारी होती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं इससे। तो हम यहाँ पर एन पाई अपॉन एल पुट कर रहे हैं, तो एन पाई अपॉन एल पुट करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, और सी एन हम लेट कर लेंगे कंबाइंड कांस्टेंट को, 2c2c3 को। तो हमारे पास अब तक ये कांस्टेंट्स आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर लैम्डा भी है, और लैम्डा हमने यहाँ पर निकाल लिया है एन पाई अपॉन एल। लेकिन जो सी एन है ये हमें नहीं पता। अब आखिरी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सी एन की होगी, क्योंकि हमने तीन बाउंड्री कंडीशंस लगा ली। जो आपके पास नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है उसको अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो हम इसमें बाउंड्री कंडीशंस पुट कर देते हैं जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास था, और यहाँ पर C1 0 है, C3 इज इक्वल टू -C4। यहाँ पर हमने C4 को -C3 सब्सटीट्यूट किया और ये इक्वेशन हमारे पास शॉर्ट हो गई, और उससे हमारे पास ट्वाइस ऑफ C2 C3 से Cn आया, और जो हमारे पास e की पावर माइनस लैम्डा वाई माइनस e की पावर लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय 2 थी, वो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन था। इसके अलावा लैम्डा की वैल्यू n पाई अपॉन एल है, ये भी सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ देखें ना आपके पास तो वैल्यू x की एल नहीं पुट की, जबकि x की वैल्यू वही है। तो यहाँ पर हमारे पास C1 पर n इक्वल्स टू 1 होने पर वैल्यू डिफरेंट आएगी, n इक्वल्स टू 2 होने पर डिफरेंट आएगी, n इक्वल्स टू 3 होने पर डिफरेंट आएगी, एंड सो ऑन। वैल्यूज आपके पास x और y की भी वैल्यू जो करेंगे तो इस तरह से होगी ना कि कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने वेरी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और x की डायरेक्शन में भी बढ़ सकता है, y की डायरेक्शन में भी बढ़ सकता है। आप अमूमन सवाल जो करेंगे वो यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालने पर करेंगे, मिड पॉइंट पर क्या टेम्परेचर आ रहा है। तो आप कहीं पर भी टेम्परेचर निकालना चाहें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बता सकती है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह की फोरियर सीरीज बन रही है जो कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n पर निकाल सकते हैं। अब n जीरो पुट नहीं करना, क्योंकि उससे वैल्यू सोल्यूशन की नहीं आएगी, आंसर हमेशा जीरो आ रहा होगा उस टर्म का। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि हम जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपके पास वैल्यू जो है वो कन्वर्ज होती जाएंगी, सोल्यूशन में कन्वर्जेंस आएगी, और जितनी हायर टर्म्स पर जाएंगे सोल्यूशन कन्वर्ज होता जाएगा, और एक तरह से वैल्यू अप्रोक्सीमेट होके हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब वैल्यू दे देगी। फोरियर सीरीज की यही खासियत है कि हम अप्रोक्सीमेशन उसकी कर सकते हैं किसी भी कर्व के लिहाज से, किसी भी पीरियोडिसिटी के लिहाज से। तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक के साथ साइन फंक्शन है, और इसकी पीरियोडिसिटी हमें पता है कि ये हर n की वैल्यू इंक्रीज करने पर वही वैल्यू देती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है वो इसमें जो असल में एक्सपोनेंशियल डिके या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज अ कंबाइंड प्रॉब्लम, पीरियोडिसिटी के साथ जो थर्मल सिमेट्री रखती है, हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी रखते हैं। देखते हैं एक्सपोनेंशियली क्या वेरी हो रहा है। सो अभी तक हमारे पास टॉप वॉल की बाउंड्री कंडीशन नहीं आई, और सबसे मुश्किल काम यही है कि हम यहाँ पर जो नॉन होमोजेनिटी है उसको सॉल्व कैसे करें। और नॉन होमोजेनिटी यहाँ पर हमारे पास सॉल्व होती है, यहाँ पर टॉप वॉल अगर हमने बाउंड्री कंडीशन लगानी है तो मैथमेटिक्स में हम यहाँ पर ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल फंक्शंस पढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल का वैसे तो मतलब है कि राइट एंगल्स पर जो परपेंडिकुलर होते हैं, लीनियर अलजेब्रा में इसको परपेंडिकुलैरिटी भी कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल हुए हैं जो कि कार्टेशियन भी हैं। सो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि ये फंक्शंस भी ऑर्थोगोनल हैं। तो हम यहाँ पर जो थीटा है उसको 1 ले रहे हैं एट y इक्वल्स टू w। सो y की जगह w सब्सटीट्यूट कर दिया, और इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें ऑर्थोगोनल फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। सो ऑर्थोगोनल फंक्शंस ये बताते हैं कि अगर कोई x की लिमिट है फ्रॉम a टू b, यहाँ पर तो 0 से l है ना,
तो उसके लिहाज से करेंगे। चलें थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। तो ऑर्थोगोनल फंक्शंस हमें ये बताते हैं कि अगर दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शन x पर डिपेंड करते हैं, डिफरेंट है, एक gm ले लें और एक gn ले लें, और उसकी x की वैल्यू a से लेकर b तक है, अगर यहाँ पर वो फंक्शंस एक जैसे नहीं है, यानी m इक्वल्स टू n नहीं है, तो आपके पास वो उसका इंटीग्रल, उसका समेशन 0 के बराबर होगा। ये ऑर्थोगोनैलिटी को डिफाइन करता है। वरना एक जैसे अगर हो जाए तो वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं होंगे, स्क्वायर हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शन हैं, n की वैल्यू 1 पर, n की वैल्यू 2 पर, n की वैल्यू 3 पर एंड सो ऑन। n की वैल्यू m भी हो सकती है, n की वैल्यू n भी हो सकती है, इनफिनाइट है। सो ऑर्थोगोनल फंक्शंस साइन के भी होते हैं, कॉस के भी होते हैं। एक फंक्शन आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बेसल फंक्शन पढ़ते हैं, उसके भी होते हैं। तो वो हम अभी तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 2D स्टेडी स्टेट कंडक्शन में वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा मुश्किल से ड्राइव किया जाता है। हम उसका इस्तेमाल करेंगे ट्रांजिएंट कंडक्शन में फॉर वन डायमेंशनल एनालिसिस। सो ऑर्थोगोनल फंक्शन में आप ये देख सकते हैं कि अगर g1 को gn के साथ मल्टीप्लाई करें और ये n 1 नहीं है, कुछ और है, तो वो 0 के ही बराबर होगा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी। अब चलिए अपना फंक्शन देखते हैं वापस। इसमें हमारे पास एक तो साइन फंक्शन है और एक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, और टॉप वॉल पर कोई भी फंक्शन हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक फंक्शन है an gn विच इज ऑफ x, और ये वेरी कर रहा है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, तो हम इसको सम करेंगे तो ये एक तरह से इस तरह का फंक्शन बन रहा है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो cn है ये भी कांस्टेंट है और जो आपके पास साइन हाइपरबोलिक है वो भी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर इसको अलग फंक्शन नहीं कह सकते। हम यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि चलें cn और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को एक ही कांस्टेंट कह दें an, और जो gn है इसको हम कह देते हैं साइन ऑफ n पाई x अपॉन l। वैसे हाइपरबोलिक फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक तरह की सब्स्टिट्यूशन है, तो ये तो हम ऑर्थोगोनैलिटी इस पे नहीं करते। हम साइन थीटा और कॉस थीटा इस तरह की फॉर्म में जो होते हैं n पाई x अपॉन l और कॉस n पाई x अपॉन l, उसको ऑर्थोगोनल कह सकते हैं। अब यहाँ तो हम फंक्शन ले रहे हैं ना थीटा का टॉप वॉल पर 1, अगर उस टॉप वॉल पर 1 ना हो, कुछ और फंक्शन हो, x का कोई भी फंक्शन है, टॉप वॉल पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, लीनियर फंक्शन हो सकता है x का, कोई साइनसॉइडल फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन ना हो तो हम यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला है वो तो हम ऑर्थोगोनैलिटी का अप्लाई कर सकते हैं ना इसमें। तो हम चेक करेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन x का है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी फंक्शन जो g है, उसमें n की वैल्यू अब m है, वो हमारे पास इसके बराबर कर दिया। हमने सिंपली यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया है, इस फंक्शन fx को हम यहाँ पर ले रहे हैं टॉप वॉल में कोई भी फंक्शन, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसका इंटीग्रल भी ले लिया, यानी इस समेशन के अंदर हमारे पास सब कुछ हो रहा है। और हम यहाँ पर जब निकालेंगे तो इनका प्रोडक्ट का सम निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक तो a n इक्वल्स टू 1 यानी a1, और हमारे पास gn यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर gm रहेगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या हम इसमें ऑर्थोगोनैलिटी देख सकते हैं। तो आपके पास ये पहले वाले में g1 m हो गया, g1 gm हो गया, g2 gm हो गया, g3 gm हो जाएगा, gm gm हो जाएगा, फिर gn gm हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये देख सकते हैं कि ये जो आपके पास फंक्शन है g2 gm g1 gm, ये 0 के बराबर है अकॉर्डिंग टू द ऑर्थोगोनल फंक्शंस। तो आपके पास जो gm वाले हैं उनका स्क्वायर लिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर जो फंक्शंस देख रहे थे, एक तो an हमने कंबाइंड कांस्टेंट ले लिया था जिसमें साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का भी कांस्टेंट आ गया था बिकॉज y की वैल्यू w के बराबर ली थी, और उसके साथ cn भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये an के बराबर कर दिया। और हमारे पास यहाँ पर gx है विच इज इक्वल टू साइन n पाई x अपॉन l। सो ये gnx जो हमारे पास है इसका स्क्वायर हो गया इंटीग्रल में। और हमारे पास यहाँ पर जो एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है टॉप वॉल पर, यहाँ पर हम पहला केस जो कर रहे हैं उसमें 1 है, किसी और केस में कोई भी फंक्शन अगर आ जाए
तो हम इसको gn के साथ मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रल ले सकते हैं और ये an की वैल्यू इससे निकाली जा सकती है। अब सबसे अच्छी बात यही है इस ऑर्थोगोनल फंक्शन की कि हम कांस्टेंट जो निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो कांस्टेंट an है उससे जाहिर सी बात है cn आएगा, तो ये दोनों इंटीग्रल का रेशो हो जाएगा। इस an को बाहर निकाल सकते हैं और इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर फंक्शन जो है पहले केस में वो तो हमने टॉप वॉल में 1 लिया था और यहाँ पर 0 से लेकर l तक है x की वैल्यू, तो लिमिट्स को चेंज कर देंगे और fx की जगह 1 रख देंगे और वैल्यूज भी यहाँ पर gn की सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन n पाई x अपॉन l है और an हमारे पास cn साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन उस साइड पर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन थीटा को तो इंटीग्रेट किया जाता है तो माइनस कॉस थीटा आता है और हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें इसको पहले सॉल्व करना होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होगा। सो हमारे पास 1 जो मल्टीप्लाई हुआ dx से डिवाइड बाय 2 है तो 1 अपॉन 2x हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा जो है बल्कि कॉस 2 थीटा यानी 2n पाई x अपॉन l वो डिवाइड हो जाएगा 2 से। सो इसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय 2 होगा ना, तो हमारे पास जो इंटीग्रेट होने के बाद 2n पाई अपॉन l है वो उससे कैंसिल कर देगा। तो सिंपली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू l, तो हम उसमें एक जगह x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो cos 0 पर 1 होगा और माइनस पहले होने की वजह से पहले 0 हमने किया है ना, तो क्योंकि हमारे पास जो माइनस साइन है वो लिमिट्स को बदल सकता है। सो यहाँ पर जो l वाली लिमिट है उसको पुट करेंगे तो l से कैंसिल हुआ और n पाई आ गया। और इसी तरह से साइन अगर आपके पास n पाई हो हमेशा 0 ही आएगा ना, और जब साइन 0 होता है तब भी 0 होता है, तो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट रखी जाएगी l की वजह से l अपॉन 2 हो जाएगी। इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये cn की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर l से कैंसिल होके ये फाइनल वैल्यू आ गई। सो अब हम यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस को सॉल्व करके cn निकाल चुके हैं और इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी टॉप वॉल में फंक्शन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास फंक्शन जो निकाला जाएगा टेम्परेचर प्रोफाइल का वो इस तरह से निकाला जा सकता है और उसके बाद फिर हम cn निकालेंगे अगर आपके पास कोई भी टॉप वॉल में फंक्शन आ जाता है। तो cn को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास ये फंक्शन इस केस के लिए आ जाएगा। तो टेम्परेचर प्रोफाइल को इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करें और आप कहीं भी लोकेशन में 2 डायमेंशनली स्टेडी स्टेट कंडक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो थीटा है वो दरअसल t माइनस टी1 अपॉन टी2 माइनस टी1 है ना, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें और फिर t के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी जानते हैं कि ये जो आपके पास cos n पाई है इसमें अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये -1 आएगी और फिर n की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो आपके पास ये 1 आ जाएगी। इस तरह से ये आपके पास इवन वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो आपके पास 1 आती है और अगर ऑड वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास ये -1 आती है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। -1 की पावर n+1 अगर करते हैं तो n 1 होने पर इसका स्क्वायर हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर 1+1 हो जाएगा और सिमिलर यहाँ पर भी इसी तरह से देख सकते हैं। तो ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस केस में कि यहाँ पर अगर 1 आ जाए तो ये कैंसिल हो रहा है, 1 - 1 0 हो रहा है और ये कब आएगा जब आपके पास n = 2 n = 4 होगा। इवन नंबर्स पर आपके पास ये 0 हो सकती है पूरी वैल्यू। तो ऑड नंबर्स हम देखते हैं कि इसमें नॉन जीरो वैल्यूज लाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑड नंबर्स रखें n = 1 हो 3 हो तो आपके पास ये पावर आपके पास इवन हो जाएगी और इसकी वजह से ये 1+1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑड नंबर्स पर ये नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं। इस केस में डिफरेंट केस में डिफरेंट निकलेगा ये cn की वैल्यू। एक और केस देखते हैं जिसमें हमारे पास टॉप वॉल का फंक्शन अब साइन का है और ये किसी कांस्टेंट टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया है। मान लेते हैं कि आपके पास जो तीनों वॉल्स बकिया हैं इनमें टेम्परेचर T1 होगा
सो ये अगर सब्सटीट्यूट कर दें इसमें तो हमारे पास टॉप वॉल की जो बाउंड्री कंडीशन है उससे Cn निकाला जाता है। सो y इक्वल्स टू b पर हमारे पास ये थीटा है विच इज अ फंक्शन ऑफ x t1 sin pi x अपॉन a। अब यहाँ पर देखें n नहीं है ना, सो n अगर यहाँ पर आप अज्यूम करें तो n इक्वल्स टू 1 होगा, और n इक्वल्स टू 1 होने की वजह से ये जो फंक्शन है ये n इक्वल्स टू 1 पर ही मल्टीप्लाई होके ऑर्थोगोनैलिटी नहीं रखता। अगर ऑर्थोगोनल फंक्शन देखा जाए तो अगर दूसरे n की वैल्यूज पर हमारे पास ये पूरा इंटीग्रल 0 किया जा सकता है, तो इसका मतलब हुआ C1 सिर्फ निकाला जाएगा और C2, C3 एंड सो ऑन जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब 0 आएंगी ड्यू टू ऑर्थोगोनैलिटी। तो हम जो Cn निकालेंगे वो दरअसल C1 के बराबर होगा इसमें, और ये आपके पास T1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन a इंटू बी, यानी y की वैल्यू b पुट की थी। कहीं पर y की वैल्यू b ली जाती है, कहीं पर y की वैल्यू w होती है, कहीं पर a होता है x, कहीं पर l होता है x। सो ये डिपेंड करेगा आपकी ज्योमेट्री पर। सो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो आपके पास थीटा निकाला गया है ये सिंपली आपने t माइनस T1 से, जिसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। नॉर्मलाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डायमेंशन लेस ही कर दें, यहाँ पर नॉर्मलाइज का मतलब है कि इसको होमोजेनियस बना देते हैं, और आपके पास जो टॉप वॉल का फंक्शन है वो इस तरह से टेम्परेचर प्रोफाइल निकाल सकता है। ये हमारे पास अजम्पशन है, कहीं किसी लिटरेचर में गिवन भी होता है। और Cn जो हमने निकाला है वो सिर्फ n इक्वल्स टू 1 के लिए निकाला है, बाकी सब के लिए ऑर्थोगोनैलिटी उसको 0 कर देगी। तो C1 ये वो वाली बाउंड्री कंडीशन नहीं है जो हमने पहली वाली की निकाली है, इसको कुछ और कह देते हैं, ये हमारे पास A1 हो जाएगी। और ये हमने यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दी तो बाकी सारी टर्म्स तो 0 है ना, तो वो ऐड होंगी, तो 0 कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर हमारे पास ये थीटा निकाला जा सकता है। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, और टेम्परेचर प्रोफाइल निकाली जा सकती है जो कि इसके बराबर आएगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हैं। लेफ्ट वॉल और राइट वॉल और बॉटम वॉल में टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है, 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जबकि टॉप वॉल में कांस्टेंट टेम्परेचर है। इस कंडीशन को कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 150 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। आप इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? नॉर्मलाइज करने के लिए आप इसको माइनस अगर कर दें, 150 माइनस 50 अगर 100 आएगा, और इस तरह से 50 माइनस 50 कर दें तो 0 0 आएगा, और फिर आप इसको डिवाइड कर दें अगर 150 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 50, तो आपके पास 1 आ सकता है थीटा। तो यहाँ पर थीटा 1 है या थीटा 0 है या 0 है या 0 है। सो हम जो थीटा निकाल रहे हैं उससे हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि यही प्रोफाइल बन रही है जो पहले केस की थी, और इसमें कह रहे हैं कि टेम्परेचर निकालें मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? आपको लेंथ दे दी है 2 मीटर्स, हाइट दे दी है 1 मीटर, सो इसका मिड पॉइंट होगा 2 का हाफ 1, 1 का हाफ 0.5। ये आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, प्लॉट भी कर सकते हैं मेपल और मैटलैब से। अगर आप इसमें इन फंक्शंस को कोड कर लें और फिर प्लॉट कर लें एक्स और वाई के लिहाज से, तो इस तरह की प्रोफाइल बन भी सकती है। ये मैंने मेपल पे प्लॉट किया है, और मेपल एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, आपको सॉल्यूशन स्टेप वाइज मिल जाते हैं। तो चलें वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, और हमारे पास यहाँ पर L की वैल्यू 2 पुट कर दें, W की वैल्यू 1 पुट कर दें, T1 सब्स्टिट्यूट कर दें 50, T2 सब्स्टिट्यूट कर दें 150, तो ये फंक्शन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें माइनस हो रहा है, 100 हो गया, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये आपके पास माइनस 50 है, वहां जाके प्लस 50 हो जाएगा। सो ये टेम्परेचर का फंक्शन आ गया। सो अगर हम यहाँ पर नॉन जीरो टर्म्स देखते हैं ना, तो वो ऑड नंबर्स की वैल्यूज पर आती है। n की वैल्यू अगर 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से हो, तो चलें पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 3 नॉन जीरो टर्म्स में क्या सोल्यूशन होगा। तो 3 नॉन जीरो टर्म्स, बाकी तो 0 0 है ना, 2 पर, 4 पर एंड सो ऑन। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ देखते हैं ना, आप अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये मेपल से मुझे पता भी चल गया, ये मैंने सॉल्व करके इसमें टर्म निकाल ली। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे
1 मीटर, y की वैल्यू पुट कर देंगे 0.5, सो टेम्परेचर निकाला जा सकता है विच इज फाउंड टू बी दिस 94.575 एंड सो ऑन। इसी तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो 5 नॉन जीरो टर्म्स अगर आ जाएं, अगर और एक्यूरेसी लाना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 6 पर तो 0 हो जाएगी टर्म, 8 पर 0 हो जाएगी, तो 7, 9 अगर आपके पास यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें इनकी, तो हम ये वैल्यूज इसमें निकाल सकते हैं। तो इनको सॉल्व करके हमारे पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो निकलेगी सेंटर पर, मिडल पॉइंट पर, इट इज दिस, और इसका डिफरेंस जो है वो 0.06 एंड समथिंग है। तो कि आप देख रहे हैं कि आपके पास और टर्म्स बढ़ाई जाएंगी तो डिफरेंस आपके पास कम होता जाएगा, तकरीबन 4 से 6% एरर आता है, और अगर आप 11-12 टर्म्स ले लें तो आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट आ सकता है। डिपेंड करता है आप किस डेसिमल पॉइंट तक लेना चाहते हैं ना। तो अगर आप यहाँ तक ठीक समझते हैं सो ये टेम्परेचर काफी है आपके लिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी, मतलब आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, टेम्परेचर उस लिहाज से आप एक्यूरेट रखते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स पर लिख दें, या कोई इसमें सजेशन हो इसको इम्प्रूव करने के लिए। अल्लाह हाफिज।